हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। डियर स्टूडेंट्स, मैं एस के अंकित आज आपका यूनिट नंबर 6 का वीवीआई क्वेश्चन जो शॉर्ट टाइप है वो करवाने जा रहा हूँ। तो थोड़ा ध्यानपूर्वक इन सभी प्रश्नों को पढ़िए और समझिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा जा रहा है, ध्यान सुनिएगा। कहा जा रहा है कि चुंबकीय फलस क्या है, इसका बीमा तथा मात्रक लिखें। चुंबकीय फलस की परिभाषा, इससे पहले लेक्चर में भी चुंबकीय फलस बताया गया था, तो आपको दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ये मैं दोबारा इसीलिए बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम के व्यू से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अतः आपको दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। क्या कहा जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू एनी सरफेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। ये 5B से रिप्रेजेंट करा है मैंने, जिसको मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। समझ गए? या नहीं तो आप कह सकते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। किसी सतह से लंबवत पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या बोलते हैं, अपना मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। अर्थात नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस समानुपाती किसका होता है, 5B का। एक दूसरा डिफिनेशन आपको पता होगा, मैथमेटिकली मैग्नेटिक फील्ड तथा एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। अर्थात 5B इक्वल टू B वेक्टर डॉट A वेक्टर, वेयर B वेक्टर इज मैग्नेटिक फील्ड एंड A वेक्टर इज एरिया वेक्टर। ऐसा यूनिट क्या होगा डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। ऐसा यूनिट हो गया आपको इसका टेस्ला और इसका मीटर स्क्वायर, जिसे वेबर भी कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है, वेबर। शॉर्टकट में कभी WB भी आपको दिखने को मिलेगा। एंड इनका अगर आप डायमेंशन निकालोगे तो डायमेंशन आएगा mL2T⁻²I-1, जिसको A-1 भी लिखा जाता है। बट ये कैसे आता है, ध्यान से देखिएगा। B का पहले आपको डायमेंशन निकालना होगा, और B का डायमेंशन कैसे आएगा, तो F/Q भी से प्राप्त हो जाएगा। ये सूत्र हम कैसे सोच लिए, तो F बराबर आपको कुछ दिन पहले QV बताया गया था, तो B बराबर क्या होगा, F/QV। एंड B का डायमेंशन निकाल लीजिए, mL(T⁻²) डिवाइडेड बाय चार्ज का डायमेंशन IT इंटू वेग का L(T⁻⁻1), तो T⁻⁻1 प्लस 1 कैंसिल, L से L कैंसिल, तो आपका डायमेंशन क्या आ गया, इसको काटिए, यहाँ जाएगा I-1। अर्थात मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन आ गया mT⁻²I⁻1। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे इसका डायमेंशन आप पुट कर दीजिए, क्या आया इसका डायमेंशन मैग्नेटिक फील्ड का, mT⁻²I⁻1 इंटू कौन, एरिया का मात्रक L²। तो क्या आपने देखा कि ये डायमेंशन आ गया। एक अच्छा सा मात्रक आपको दिख रहा होगा, जूल अपॉन टेस्ला। जूल अपॉन टेस्ला या जूल टेस्ला इनवर्स, ये भी मात्रक है किसका, मैग्नेटिक फ्लक्स का। मैग्नेटिक फ्लक्स में भी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। मैग्नेटिक फ्लक्स प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये थीटा पर डिपेंड कर रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ध्यान से, क्या कहा जा रहा है, फेराडे EMI लॉ पर प्रकाश डालने कहा जा रहा है। फेराडे के EMI लॉ पे प्रकाश डालने को कहा जा रहा है। फेराडे EMI लॉ किसी भी कॉइल में उत्पन्न जो इंड्यूस प्रेरित, मतलब इंड्यूस EMF होती है या करंट होती है, कॉइल से लिंकेड मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज आती है, चेंज का दर का सीधा समानुपाती होता है। अर्थात आप ये भी कह सकते हो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किसका, इंड्यूस EMF इज कॉल्ड फेराडेज लॉ। फेराडेज लॉ में क्या कहा गया कि किसी भी कॉइल में जो इंड्यूस EMF होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड ये माइनस लगाया था हमारे लेंज साहब। माइनस का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो करंट उत्पन्न होती है किसी कॉइल में, उसकी डायरेक्शन इस प्रकार होती है कि जहाँ से वो जन्म लेता है उसी का अपोज करता है, यानी विरोध करता है। इसीलिए मोड लगाया गया, और मोड हटेगा तो सीधा आएगा d∅/dt।
dt। अगर k टर्म्स आते भी है तो k की वैल्यू 1 माना जाता है। तो ये हो गया फैराडे लॉ, ये आपको याद रखना है। मैं फिर से दोबारा आपको बता दूं, आप सीधा एफर्ट यहाँ से लगाएंगे कि किसी भी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ जो होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का सीधा समानुपाती होता है। किसी भी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ कॉइल से लिंकेड फ्लक्स में परिवर्तन के दर का समानुपाती होता है, अर्थात रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किसका, इंड्यूस ईएमएफ इज कॉल्ड फैराडेज लॉ। एंड क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, 16-13 में पूछी गई क्वेश्चन है। देखिए, लेंज के नियम को समझावें। मैंने अभी आपको बताया था लेंज का नियम बस इतना ही कहता है कि किसी भी कॉइल में जो इंड्यूस ईएमएफ होती है उसकी डायरेक्शन इस प्रकार होती है कि वो उसी कारण का विरोध करता है जहाँ से वो जन्म लेता है। प्रोड्यूस मतलब उत्पन्न होता है। तो उसी टर्म्स को यहाँ पे लिखा गया कि यहाँ एक चीज़ छूट गया, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा किसी कॉइल में, किसी कॉइल में, हाँ, किसी कॉइल में प्रेरित धारा यानी इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट की डायरेक्शन, दिशा इस प्रकार होती है कि ये उस कारण का अपोज करती है जिससे ये प्रोड्यूस मतलब उत्पन्न होती है। समझ गए? इस लॉ की हेल्प से हम इंड्यूस करंट और ईएमएफ की डायरेक्शन निकालते हैं। किसके लॉ से? लेंज के लॉ से। एक टर्म्स यहाँ से याद रखिएगा, लेंज लॉ एनर्जी कंजर्वेशन का पालन करता है, यानी एनर्जी कंजर्वेशन पर डिपेंड होती है। नेक्स्ट टर्म्स एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में कहता है समझाने कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियमानुकूल है। समझाइए। डियर फ्रेंड्स, हम सभी को पता है कि कॉइल में जो इंड्यूस ईएमएफ होता है, इंड्यूस ईएमएफ द्वारा जो उत्पन्न एनर्जी किए गए यांत्रिक कार्य के इक्वल होता है। यानी जब किसी भी मैग्नेट को आप कॉइल के निकट लाते हो तब ना वहाँ पे इंड्यूस करंट आती है, तो वो इंड्यूस करंट जो है वो एक्सटर्नल एजेंट द्वारा जो कार्य किया गया उसके बराबर होता है। यदि इंड्यूस ईएमएफ की उत्पत्ति मैग्नेट को कॉइल के निकट लाने से होती है तो इंड्यूस करंट के निकट आने का विरोध भी करती है। ये भी आपने देखा, कर्ता को इस विरोध के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है जो विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अतः यहाँ एनर्जी जो है डियर फ्रेंड स्वयं उत्पन्न नहीं होती है, इसका केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण होता है, परिवर्तन होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लेंज का लॉ जो है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पोषक करता है। समझ गए? तो ये 2 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लेंज लॉ से ये एक न्यूमेरिकल है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ एक कॉइल है जो थ्रेड के सहारे यहाँ पर क्या है, सस्पेंड है, और इस कॉइल के निकट से एक मैग्नेट दूर जा रहा है। तो अब ध्यान से देखिए, ये साउथ पोल इससे क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। तो जो इसके करीब है वो दूर जा रहा है, तो ये कॉइल उसको दूर जाने नहीं देगा, अर्थात खींचेगा। तो कौन पोल यहाँ बनता होगा, सोचिए, यहाँ नॉर्थ पोल बनेगा। जो नॉर्थ पोल इसको अपोज करेगा दूर जाने से। ठीक है, नॉर्थ है तो यहाँ साउथ है, तो यहाँ कौन पोल आ जाएगा, नॉर्थ, तब तो वो जाने नहीं देगा। तो नॉर्थ जब भी आ जाए तो याद रखिएगा करंट इस कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज, यानी एन जब ही आया तो एंटी क्लॉक मार दीजिएगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो आंसर क्या आ जाएगा, एंटी क्लॉक। लेकिन अगर यही इधर आते रहता तो इस कॉइल उसे रिपेल करता, मतलब आने नहीं देता। यानी यहाँ कौन सा पोल जन्म ले लेता, साउथ, और जब यहाँ साउथ पोल आता तो होता क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट। समझ गए ना? यानी सीधा आप ऐसे याद रखना लेंज के लॉ को। लेंज साहब कहते हैं किसी कॉइल के निकट से अगर मैग्नेट को आप दूर ले जाओगे तो वो दूर जाने नहीं देगा, निकट लाओगे तो निकट आने नहीं देगा। तो यहाँ पे एक चीज़ ही दिमाग में रखना है, कौन पोल दूर जा रहा है, साउथ। ये कॉइल दूर नहीं जाने देगा, इसका मतलब खींचेगा। तो साउथ के बाद यहाँ नॉर्थ पोल दोगे तो नॉर्थ पोल उसे अट्रैक्ट करेंगे, एंड जब ये इसके करीब आएगा तो आने नहीं देगा, इसका मतलब यहाँ पे फिर कौन पोल आ जाएगा, साउथ। एन पोल अगर कॉइल में बनता है तो वो हो गया करंट की एंटी क्लॉकवाइज को बताएगा, और अगर कॉइल में साउथ पोल बन रहा है तो क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन प्राप्त होगी।
तो आप इस EMI के जितने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उनको आप समझे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कितना अच्छा है। भंवर धारा, जिसे फोको धारा हम लोग कहते हैं, भंवर धारा, ध्यान सुनिएगा। इसके दो उपयोग भी कहा जा रहा है लिखने। वैसे ये 2018 में पूछे गए क्वेश्चन है और 2021 के लिए मैंने इन्हें VBA कराया, तो थोड़ा ध्यान सुनिए। हमारे एक साइंटिस्ट का नाम था फोको और वो 1785 में क्या किया था, ध्यान सुनिए। उन्होंने एक धातु की प्लेट को बड़े तेज़ी से मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट कर दिया और जब मैग्नेटिक फील्ड में उन्होंने प्रोजेक्ट किया तो देखा कि उस धातु की जो सतह था उस सतह पर चक्रवर्ती धारा उत्पन्न हो गया था, जिसको फोको ने एडी करंट नाम दिया और बाद में उसे लोग फोको करंट के नाम से जानने लगा भी। तो मैंने उसे ही ऐसे सजा के लिखा कि जब धातुई प्लेट को नॉन मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर नॉन मतलब नॉन मैग्नेटिक फील्ड में मूव की जाती है, मूव मतलब फेंकना या गुजारना या फिर गति कराना, समझ गए। तो जब किसी धातुई प्लेट को नॉन मैग्नेटिक फील्ड में क्या की जाती है, मूव की जाती है, गति कराई जाती है, तो धातुई प्लेट के सतह पर अनेक लूप्स मतलब चक्रवर्ती रूप में धाराएं प्रेरित हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं, भंवर धारा कहते हैं या फोको धारा कहते हैं। कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा भंवर धारा। तो ये एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, समझ गए ना। भंवर धारा आप समझ गए। भंवर धारा अगर आप दो प्लेट ऐसे रखें और मान लीजिए कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है, इसके बीच से किसी गोला को गुजारिएगा इधर से इधर, तो ये गोला गर्म हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए ये गर्म क्यों हुआ, तो आप एक लाइन में इसका आंसर देंगे, भंवर धारा के कारण गर्म हुआ। अब ध्यान सुनिए, एडी करंट बराबर इंड्यूस EMF बाय रेसिस्टेंस, ये तो सूत्र हो गया। इनका उपयोग छूट रहा है, तो उपयोग सुन लीजिए। उपयोग होता है इनका ब्रेक में, मैग्नेटिक ब्रेक में एंड किसी के दोलन को स्लो करने में, समझ गया ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है ट्रांसफार्मर का क्रोड पटलित या परतदार क्यों होता है। एडी करंट के कारण होने वाली एडी करंट, अभी जो मैंने बताया आपको, एडी करंट उसी को कहते हैं, भंवर धारा को अंग्रेजी में एडी करंट कहते हैं। एडी करंट के कारण जो भी वहाँ पे एनर्जी का लॉस होता है, उसी लॉस को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर के क्रोड जो होते हैं डियर फ्रेंड्स, उसको पटलित बनाया जाता है, परतदार बनाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 कहा जा रहा है स्वप्रेरण क्या है। स्वप्रेरण क्या है, स्वप्रेरण क्या है, इसका ऐसे मात्रक लिखिए। सबसे पहले आप एक चीज़ सुन लीजिए कि प्रेरकत्व वाला चैप्टर में हमने स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण दो टर्म्स पढ़े होंगे। तो स्वप्रेरण क्या होता है उनको पहले जान लीजिए, उसके बाद अन्योन्य प्रेरण की भी बात करेंगे। 2020 में अन्योन्य प्रेरण पूछा गया है, स्वप्रेरण अब की बार पूछने की संभावना है। किसी कॉइल में वेरिएबल करंट हो तो फाइबी यानी मैग्नेटिक फ्लक्स बदलता है, जिससे एक EMF इसी कॉइल में प्रेरित हो जाती है। इसी फेनोमेनन को सेल्फ इंडक्शन यानी कि स्वप्रेरण कहते हैं। अर्थात फाई समानुपात किसका हो गया, I का, और फाई बराबर सूत्र हो गया LI, जहाँ L कांस्टेंट है, जिसे स्वप्रेरण गुणांक के नाम से जाना जाता है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कहा जाता है। तो LI अर्थात L बराबर फाई बाय I, तो L का मात्रा हो गया, फाई मतलब वेबर, बाई I मतलब एम्पियर, जिसको हेनरी के नाम से जाना जाता है, समझ गए। इसमें उत्पन्न प्रेरित EMF की डायरेक्शन लेंज की लॉ से ज्ञात किया जाता है। अब अन्योन्य प्रेरण के बारे में थोड़ा चर्चा कर दूं। किसी एक कॉइल में करंट वेरी करने पर दूसरे कॉइल में EMF का क्रिएट हो जाना अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। उसका भी ऐसे मात्रक क्या होता है, हेनरी ही होता है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड, अब ये सेल्फ इंडक्शन मात्रक है, ये सब आप देख लीजिए, बीमा भी दिया है। एक क्वेश्चन और है हमारे बीच, 8 नंबर क्वेश्चन ध्यान सुनिए।
एक आदर्श परिनालिका का प्रेरकत्व प्राप्त करने कहा जा रहा है। आदर्श यानी आइडियल सोलेनॉइड का इंडक्टेंस निकालना है, सेल्फ इंडक्टेंस। तो माना कि परिनालिका की लेंथ L, क्रॉस सेक्शन एरिया A तथा नंबर ऑफ टर्न्स उसमें स्मॉल n तथा उससे I करंट पास हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर सूत्र डियर स्टूडेंट BA तो होगा ही, बट n से भी नंबर ऑफ टर्न है तो n से गुना कर देंगे। n किस पे होगा? पूरे यूनिट लेंथ पे होंगे, तो n यूनिट लेंथ के लिए, समझ गए ना। कोई पूछे n तो कहिएगा n पर यूनिट लेंथ, n पर यूनिट लेंथ। जैसे ये आपके पास है और इसके लेंथ पर अगर लपेटा है तो n से इसको गुना करना पड़ेगा उस पूरे लेंथ को, तब जाके ये नंबर ऑफ टर्न्स पूरेंगे। और डियर फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू किसी भी सोलेनॉइड के लिए होता है म्यू नॉट Ni। तो उनको यहाँ पे क्या किए, पुट कर दिए। पुट करने के बाद हमारा आ गया म्यू नॉट N² IAL एंड L बराबर अभी आपको पढ़ाया फाई बाई आई। तो फाई का मान यहाँ पुट कर दीजिए, आई कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा L बराबर म्यू नॉट N² LA। ये हो गया सेल्फ इंडक्टेंस का, सेल्फ इंडक्टेंस सोलेनॉइड के लिए व्यंजक L बराबर म्यू नॉट N² LA। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, प्रेरित्रों का समूहन यानी द ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टर। ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टर, इंडक्टर को दो ग्रुप बनाया गया है, पहला सीरीज कलेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल की बात मैं नहीं करूँगा, मैं सीरीज कनेक्शन की बात करूँगा। ये है इंडक्टर, ये है इंडक्टर जिसकी EMF E1 और E2 है एंड एक इंडक्टर L1 दूसरा L2। इंडक्टर का इंडक्टेंस L1 और L2 है। सभी प्रेरित्र में धारा क्या रहेगा दोस्त, समान रहेंगे, किंतु EMF असमान होगा, इसीलिए E बराबर E1 जोड़ E2 होगा। सो टेक इक्विवेलेंट सर्किट, अगर इन दोनों इंडक्टेंस के बदले एक L इंडक्टेंस ले ली जाए तो इक्विवेलेंट क्या होगा, E बराबर E1 जोड़ E2, अर्थात E बराबर आपको अभी मैंने बताया था L DI बाई DT होता है। LI बताया था तो L DI बटा DT सोचना तो पड़ेगा आपको। तो E बराबर E1 जोड़ E2 आप सोच सकते हो, एंड L DI इक्वल टू L1 DI बटा DT प्लस L2 DI बटा DT ऐसे कर दिया। इसमें से आप कॉमन ले लीजिए, DI बटा DT जब कॉमन आएगा तो कट जाएगा और आपका आंसर आएगा L इक्विवेलेंट इक्वल टू L1 प्लस L2। तो ये था लेक्चर आपको किसका, EMI का। EMI से एक सवाल आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ये दो इंडक्टर लगे हैं श्रेणी क्रम में, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा L1 प्लस L2, L1 प्लस L2, समझ गए ना। ये 3 इंडक्टर है, समथिंग कुछ ऐसा, और ये लगा है इस पर कनेक्टिंग वायर। तो A और B के बीच इक्विवेलेंट इंडक्टेंस क्या होगा। तो अगर मैं ये L और ये L हो तो ये तीनों पैरेलल में होंगे, ये तो आपको रेसिस्टेंस की कॉन्सेप्ट से पता ही होगा। तो पैरेलल में होंगे तो इसका सूत्र होगा L इक्विवेलेंट बराबर L/N, अर्थात L/3 आंसर इसका हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल आप ढेर सारे कर चुके हैं। आई होप आप 100% सब कुछ समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट डे शुरू करेंगे यूनिट नंबर 7 और चैप्टर का नाम होगा अल्टरनेटिंग करंट। इट्स ओके। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उसको ये सेम PDF मैं दिखा देता हूँ, वो बच्चे भी इसे अपना लिख लीजिएगा।